हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्राइट साइड कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 4। इसमें प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 7 जो प्रिंसिपल्स थे, जो पहले मैंने वीडियो जो बनाई थी, पहले जो क्लास थी उसमें मैंने प्रॉपर डिफाइन किया था, जो आपको केस स्टडी के लिए भी हेल्प रहेंगे और बड़े अच्छे इजी तरीके से मैंने उसके अंदर डिफाइन किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया, प्लीज़ वहाँ से जाके आप प्रिंसिपल्स, जो 7 प्रिंसिपल्स मैंने बताए थे उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी के जो आज थे 7 प्रिंसिपल बचे हुए थे उसके बारे में प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, इसके रिलेटेड फिर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करना, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर कोई भी काम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी पावर होती हैं जो हमें उसके वर्कर्स के थ्रू या अपने उसके सबॉर्डिनेट होते हैं उनके के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए, यानी उनको एक डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। लेकिन कुछ एक पावर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती हैं, वो भी रहनी ज़रूरी है। तो इसमें क्या बोल रखा है इसने, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि पावर एंड अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसंट्रेट इन ओनली ए फेव हैंड एट ए टॉप लेवल, यानी कि जो भी उसकी पावर अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कुछ एक लोगों के पास, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उन्हीं के पास में होती है। यानी कि अपनी पावर को टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने हाथ में रखता है, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं वो खुद ही लेते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, कि पावर एंड अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट के जो और सबॉर्डिनेट हैं उनके अंदर उस पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सकें। बोथ शुड बी द बैलेंस एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज एंड कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करना या कंप्लीट सेंट्रलाइज करना पावर अथॉरिटी को, वो भी एक तरीके से सही नहीं है। उनको बैलेंस लेके चलना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर मैंने डायग्राम के थ्रू बताया है इसके अंदर कि सेंट्रलाइजेशन मतलब जो टॉप लेवल ये मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई भी एक बड़ा अधिकारी है, इसके नीचे जितने भी वर्कर या सबॉर्डिनेट काम करते हैं उन सभी के डिसीजन वो अकेला एक टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, यानी कि जो भी पॉलिसी वगैरह बनाता है वो अकेला ही उसके रिलेटेड डिसीजन लेगा। ठीक है, और ये तो था इसने सारी पावर खुद के पास रख रखी थी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अपनी पावर को जो सुपरऑर्डिनेट थे, सबऑर्डिनेट थे, उसके पास से डिवाइड कर देना, यानी कि इसके अंदर सभी ने अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने था, अपने जो उसके सबऑर्डिनेट थे, उसके सुपीरियर थे, उनने सबके अंदर उन्होंने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जिससे वो बार बार अपनी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ना जाएं, वो खुद ही उस छोटे मोटे जो डिसीजन होते हैं वो खुद से ले सके। तो इसलिए उनकी एबिलिटी, उनकी जो एफिशिएंसी थी वो भी बढ़ती है डिसेंट्रलाइजेशन करने से। लेकिन काफ़ी ऐसे जो लॉ या पॉलिसी वगैरह होती हैं वो उसकी पावर एक सेंट्रलाइज के पास या टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास में होनी चाहिए। तो ये दोनों ही थे, एक तरीके से इनमें बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है अपना स्केलर चैन का। स्केलर चैन का मतलब होता है, जैसे इसने बोला कि फॉर्मल लाइन अथॉरिटी, फॉर्मल लाइन हम किसे बोल सकते हैं, अथॉरिटी बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जो भी सुपीरियर या सबऑर्डिनेट होते हैं उनके पास जो अथॉरिटी होती है फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक नॉन एज ए स्केलर चैन। स्केलर चैन किसे बोलते हैं, यानी कि जो सुपीरियर होता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है तो वो हरदम जो अपनी जो भी बातें बताएगा, यानी कि मैंने जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी वो डिसीजन लेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट वो प्रॉपर सबऑर्डिनेट को बताएगा, सबऑर्डिनेट उसके नीचे जो वर्कर काम करते हैं उसको बताएगा। तो एक तरीके से एक सर्कल के अंदर, यानी कि एक हाईएस्ट टू लोएस्ट काम करती है स्केलर चैन। इसमें बताया क्या, दिस इज चैन शुड नॉट बी वॉलेंटेड बट द इमरजेंसी एम्प्लॉयज एट सेम लेवल कैन बी कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लान। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये चैन अगर प्रॉपर एक तरीके से वॉलेंटियर नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर इस ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक कंपनी को इसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन कुछ केस ऐसा होता है जिसके अंदर डायरेक्ट मिलना ज़रूरी होता है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो उसका नाम होता है गैंग प्लान के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसमें देखो मैंने डायग्राम में बताया कि ए एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, तो वो क्या करता है उसके नीचे काम करते हैं बी सी डी, और ऐसे ई मैंने बना दिया, वर्कर काम करता है, एफ करता है, जी करता है। तो एक साइड में उन्होंने कुछ वर्कर को बना दिया, इस साइड में सेम लेवल के मैनेजमेंट का काम करता है, इस साइड में भी एक वर्कर है और ये भी उसके नीचे काम करते हैं। तो जैसे ही डी को कोई डिसीजन लेना होता है तो वो पहले सी से बात करता है, सी से फिर बी को बात करेगा उसके सुपीरियर, फिर बी ए से बात करेगा, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करेगा, फिर जाके कोई काम वर्क होता है। तो ऐसे स्केलिंग के अंदर काम होना चाहिए जिससे काम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से वर्क चलता रहेगा।
लेकिन अगर इसमें से बी डी अगर ए से डायरेक्ट मिलना चाहे या सी से मिलता है अचानक, तो एक तरीके से काम में रुकावट आ सकती है। तो एक होता है कि गैंग प्लान जिसे हमें बोलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इसे। गैंग प्लान यानी होता है कि डायरेक्ट आप कोई वर्क होता है या कोई डिसीजन लेना होता है इमरजेंसी केस में, तो आप डायरेक्ट मिल सकते हो। वो एक तरीके से क्या रूल बताता है कि जैसे डी है, डी अगर जी से मिलना चाहता है, डी यानी सी से मिलना चाहता है या डी जी से मिलना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इमरजेंसी केस है तो अपने सुपीरियर को, जो उसके सुपीरियर सी है, वो उसके पास ना जाके उसको बाद में कलेक्ट कर देगा, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी हो बता देगा, वो डायरेक्ट इससे, या छुट्टी पे ऐसी, तो डायरेक्ट इससे कॉन्टैक्ट जी से कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इतने यही बात बोली कि जो भी वर्क होता है, जो वर्कर के थ्रू या सबॉर्डिनेट के थ्रू किया जाता है, वो एक साइकिल के अंदर होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट काम करना चाहिए। मतलब कि पहले ऊपर से जो भी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, अगर डी से ऐसे मिलना हो तो पहले ए इन्फॉर्मेशन करेगा, ए ई के पास जाएगा, फिर एफ से, जी से, ऐसे वर्क चलता है। ऑर्डर का मतलब आप सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि एक सीक्वेंस बनाना, मतलब जो भी आप वर्क करते हो एक सही जगह पे रखना, एक ऑर्डर के अंदर रखना कि उस काम में दिक्कत ना आए। तो जैसे कि आप मान लो कि एक, हम मान सकते हैं ऑर्डर को कि एक सोसाइटी के थ्रू मान सकते हो कि सोसाइटी के अंदर जितने भी वर्कर होते हैं उसे आप मान सकते हो, और एक मटेरियल का ऑर्डर होता है। मटेरियल मतलब कि जो भी आप काम करते हो उसके लिए, जो भी मैन्युफैक्चर करने के लिए या आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए, उसको एक प्रॉपर वे में रखना। ठीक है, द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल शुड बी एट द फिक्स प्लेस, मतलब कि एक फिक्स प्लेस होना चाहिए कि वहाँ पे वो गुड्स या मटेरियल या वर्कर वहाँ पे मिलेगा, ऐसी जगह एक स्टैब्लिश करनी चाहिए। दी हेल्प द स्मूथ ऑपरेशन एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी, जिससे काम को अच्छे से, एफिशिएंसी से और ऑपरेशन अच्छे से काम किया जा सके। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पे एक ऑफिस बना दिया, यहाँ ऑफिस में सभी वर्कर को एक जगह दे दी, सोसाइटी के थ्रू से हम सोशल ऑर्डर बोल सकते हैं, जिसमें सभी को एक जगह यहाँ पे ऑफिस दे दी। अब जो भी डिसीजन लेना होगा तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट इस ऑफिस में आएगा और अपनी बात को, जो भी पॉलिसी वगैरह की बात करनी है, कोई भी एक ऐसी मीटिंग के बारे में बात करनी है, तो डायरेक्ट यहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे एक जगह वो सभी वर्कर को एक साथ बातें बता सकता है। तो सिंपल सी बात है, एक जगह हो गई, प्लेस हो गया वर्कर का। और दूसरा, जैसे रॉ मटेरियल जो चाहिए, अब रॉ मटेरियल कोई भी मशीनरी वगैरह के पास रखा हुआ है, तो एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर होना चाहिए कि वर्कर काम करता है तो उसे बिल्कुल तेज़ी से और आसानी से वो रॉ मटेरियल एक प्रॉपर जगह पे मिल जाए। वरना एक वर्कर यहाँ से दूसरे ऑफिस में जा रहा है, वहाँ से उठा के कोई सामान लेके आ रहा है, कोई रॉ मटेरियल, तो ऐसे होगा तो बिजनेस एक तरीके से नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे रुकावटें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जो भी काम किया जाता है एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, जिस जगह पे वो गुड्स होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, वो उसी जगह पे रखना चाहिए। तो ये प्रॉपर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। इसके बाद आता है अपना इक्विटी। इक्विटी का मतलब नाम से पता चल रहा है कि यानी कि सभी वर्कर और सबऑर्डिनेट होते हैं, उनके बीच में एक इक्विटी लेके आना, बराबर समानता लेके आना, यानी कि द वर्किंग एनवायरनमेंट of any organization should be free from discrimination, रिलेशन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ये ऐसा मानता है, यानी कि ऐसी डिस्क्रिमिनेटिव नहीं होनी चाहिए। एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फेयर प्ले शुड बी दी फॉलोड, मतलब कि जो भी न्याय संगत जो भी बातें होती हैं, जो भी उनके लिए लॉ पॉलिसी बनाई जाती हैं, वो प्रॉपर सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। द इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रमोट ए हेल्थी एंड फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि आज प्रॉपर अगर इक्वलिटी के साथ में वर्क को फेस किया जाता है, सभी वर्कर को, हर एक को समान रूप से देखा जाता है, समान रूप से उनके काम, जैसा वो काम करते हैं उसी हिसाब से उनको प्रमोट करना एक इक्विटी को शो करता है। अगर इक्विटी रहेगी उस बिजनेस के अंदर, लोगों के अंदर, वर्कर के अंदर, तो वो कंपनी ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी लगातार। तो यहाँ पे हमें बात क्या करनी है कि इक्विटी का मतलब, जैसे कि जो भी वर्कर टाइम टू टाइम काम कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग वो एक तरीके से सही तरीके से काम भी कर रहे हैं, तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए सही टाइम के ऊपर। उसके बाद में आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यानी कि जो भी वर्कर उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उनको एक स्टेबिलिटी देना। स्टेबिलिटी यानी कि बार बार उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना करना, या कुछ दिन रख दिया उस कंपनी से, उसे बाहर निकाल दिया, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी ए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर
ऑफ ए एम्प्लॉइज सो दैट द वर्क कंटिन्यू एफिशिएंटली। यानी कि जो वर्कर उन्हें जब अपॉइंटमेंट दी जाती है, अपॉइंटमेंट पे रखा जाता है, तो उन्हें प्रॉपर उन्हें बता देना चाहिए कि आपको 1 साल 2 साल के लिए इस कंपनी में रखा गया है, इस ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। अब बीच में क्या करते हैं कंपनी के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं कि कुछ उसमें वर्कर होते हैं उनको प्रमोशन या उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरी कंपनी के अंदर। वो 1-2 साल से काम कर रहा है और वहाँ पे तुरंत उनका ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसके वर्कर का उस कंपनी ने दूसरे पर्सन को इस वाले पर्सन को भी मतलब कि दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी रूप देना चाहिए एक वर्कर को। यानी कि वर्कर को ये होना चाहिए कि आपको 5 साल रखा गया है या 10 साल रखना है, उसके बीच में उसका ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, जिससे वो अच्छे से उस कंपनी को समझने की भी कोशिश करेगा और उसके रिलेटेड वो काम भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करे, जिससे वो ग्रोथ हासिल कर सकती है, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब आप समझ सकते हो कि वो उनको एक तरीके से किसी कंपनी का जब भी मीटिंग वगैरह होती है तो उनको जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनसे भी कुछ सुझाव मांगना, आप मान सकते हो, उनसे भी कुछ ऐसी कंपनी के बारे में कुछ जो सजेशन होती हैं वो लेना कि इस कंपनी को हम कैसे ग्रोथ करवा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। कुछ उनके पास में वर्कर के पास में ऐसी एबिलिटी होती है काफ़ी वर्कर के पास में कि वो अच्छे से एक मीटिंग को डील कर सकते हैं या कुछ ना कुछ आइडिया वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ इनिशिएटिव में, वर्कर शुड बी द इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फ्रॉम इम्प्रूवमेंट। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, द सेल्फ मोटिवेशन एंड इट इज थिंकिंग आउट ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्लान। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी भी वर्कर से या सबॉर्डिनेट से कोई डिसीजन मांगा जाता है, कोई आइडिया लिया जाता है, तो पहली बात तो वो वर्कर्स का ऑटोमेटिक से मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया कि सभी वर्कर काम कर रहे हैं तो उनसे प्रॉपर एक मीटिंग के अंदर पूछा जाए कि आप क्या क्या आइडिया दे सकते हो इस प्रोडक्ट को लेके, इस कंपनी को लेके, आप इसको ग्रोथ करवाने के लिए। तो वर्कर्स के अंदर एक मोटिवेशन आएगा और वो अच्छे से कॉम्बिनेशन बना पाएंगे उस वर्क को लेके। तो यहाँ पे इनिशिएटिव भी ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टाइम टू टाइम, जो सभी वर्कर को एक इंकरेज करे उस प्लान को लेके, उस प्लान को बनाना हो तो उस डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है इनिशिएटिव भी। उसके बाद में अपना लास्ट आता है स्प्रिट डिकोप का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुपिंग बनाना। ग्रुपिंग का मतलब कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मोनी अमोंग एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट शुड प्रमोट द टीम वर्क। यानी कि मैनेजमेंट को एक टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए कि इस वर्कर को आप काम करें तो आपका ही प्रॉफिट होगा, तो उनको उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। इसके रिलेटेड उनके बीच में एक तरीके से टीम की स्पिरिट की भावना उत्पन्न करना। तो मैनेजमेंट अगर ये कर पाता है तो एक तरीके से ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि जो भी वर्कर होते हैं उसके बीच में क्या बनाना, एक टीम की यूनिटी बनाना कि आपको ये काम करना है, तो सभी को साथ मिलकर काम करना है, इसके बाद पे फोकस करना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर? इसके अंदर अपन ने प्रॉपर सभी को एक एक करके अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है, जो कि केस स्टडी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वर्क का करना, स्केलर चेन एक फॉर्म के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ऑर्डर प्रॉपर एक सीक्वेंस में जो भी गुड्स होते हैं वो प्रॉपर जगह पे, सही जगह प्लेस पे होना चाहिए, इक्विटी होना जरूरी है वर्कर और सबॉर्डिनेट सभी के बीच में, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल यानी कि वर्कर्स को स्टेबिलिटी की रूप भी देना जरूरी है, इनिशिएटिव उन्हें प्रमोट करना, एक मोटिवेट करना, किसी भी आइडिया वगैरह प्लान वगैरह उनसे पूछना, और स्पिरिट डिकोप एक टीम भावना को जागरूक करना यानी टीम भावना लेके आना। इसके रिलेटेड आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नई वीडियो में। थैंक यू।